हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीट 2011 लेवल 1 में पूछे गए सीडीपी के जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको किसी भी एग्जाम को बीट करना है तो सबसे अच्छा एकमात्र तरीका कौन सा हो सकता है? सबसे ज़्यादा आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आप पेपर का जो एक लेवल है, पेपर किस हद तक पूछा जा सकता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एक आइडिया आपको मिल जाता है। तो आज इसी सिलसिले में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम 2011 जो लेवल 1 में जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछा गया था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो रीड के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, खिलौनों की आयु पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं तो बाल्यावस्था को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है आपका पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, तो वैसे अगर बाल्यावस्था की एज पूछी जाती है तो वो होती है 3 से 12 वर्ष। ठीक है, लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था, कहीं कहीं आपको 6 से 12 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन दो भागों में इसको बांटने के बाद अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो उसकी एज है 2 से 6 वर्ष। ठीक है, और अगर हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो उसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो खिलौनों की आयु, अब देखिए, पूर्व बाल्यावस्था यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। छोटा बच्चा होता है जो कि 2 से 6 वर्ष की एज में है। ठीक है, जब वो 2 से 6 वर्ष की एज में है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खिलौनों को खेलना चाहेगा। ठीक है, छोटे बच्चे खिलौने में ही बिजी रहेंगे, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड जो है वो खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा गया है आपसे। दल या समूह में रहने की अवस्था, ठीक है, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। ठीक है, तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है खेलने की अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था हमने बताया उसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष, यानी कि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो किस में अंतर समझने लगता है? किन किन वस्तुओं में? द्रव्यमान में, संख्या में, द्रव्यमान और संख्या में, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में? तो देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा बड़ा हो जाता है और वो मास को भी समझने लगता है, नंबर्स को भी समझने लगता है, और एरिया को भी यानी कि क्षेत्र को भी समझने लगता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा इन सब चीज़ों को सीख जाता है, समझ जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास का अर्थ क्या है? यहाँ पे विकास का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि विकास जो होता है वो अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसकी उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे आपको जो सही नहीं है वो बताना है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, एक जो होगा वो गलत होगा। ठीक है, विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है,
विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, यानी कि विकास डेवलपमेंट जो है वो स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, अपने आप चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के संबंध में उपयुक्त नहीं है? फिर देखिए, अवस्थाओं से, बाल विकास की अवस्थाओं से कितने सारे क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल पे ये वाला वीडियो नहीं देखा है बाल विकास की अवस्थाओं में, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ये देख लेने से देखिए अवस्थाओं से कितने सारे क्वेश्चन, अभी तक 3-4 क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो ये देखिए, उत्तर बाल्यावस्था के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, या फिर पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ठीक है, देखिए उत्तर बाल्यावस्था के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन सी विशेषता उत्तर बाल्यावस्था में नहीं होती है। तो अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना पसंद करता है बच्चा। ठीक है, और आत्मनिर्भरता, छोटा रहता है तो वो अपने मम्मी पापा और घर वालों के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन जब बाल्यावस्था में आता है तो वो आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता ना होकर किसकी है? ये किशोरावस्था के लिए उपयुक्त है। ठीक है, किशोरावस्था में ये विशेषता पाई जाती है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सामान्य पर कौन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, यहाँ पे सामान्य परिपक्वन रहेगा। ठीक है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः होता है, क्या होता है? कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, यानी कि सामान्य परिपक्वन से पहले। ठीक है, या फिर लाभकारी हो या हानिकारक है, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, या फिर सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत ही लाभकारी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, लाभकारी हो अथवा हानिकारक हो, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। ठीक है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या फिर इनमें से सभी। ये सारे सिद्धांत आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप प्लीज जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए वो जो है राजू क्या कर रहा है कि खिड़की के बाहर जब तूफान को देख रहा है तो बिजली चमक रही है और कड़कने की आवाज जब आती है तो राजू शोर सुनकर उछल जाता है, बार बार ये घटना होती है। ठीक है, यानी कि ये किससे है? क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें अनुक्रिया जो होती है वो स्वाभाविक रूप से होती है। ठीक है, अनुक्रिया जो होगी, रिस्पॉन्स जो होगा वो स्वाभाविक तरीके से होगी, यानी कि यहाँ ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पे हो रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, ठीक है, बहुत मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, इसके लिए सॉरी। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, या फिर इनमें से सभी। देखिए सकारात्मक दंड की बात यहाँ पे करी गई है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए ऑप्शन, मित्रों के द्वारा उपहास। अब उपहास ये राइट आंसर कैसे हुआ? क्योंकि हमें सकारात्मक दंड के बारे में बताना है। तो देखिए अगर उपहास मित्रों के साथ होगा तो कहीं ना कहीं इसमें संवेगों का विकास होता है। ठीक है, और जब संवेगों का विकास होगा तो ये सकारात्मक दंड के रूप में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है?
यानी कि मोटिवेशन एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल लेकर जाता है, ठीक है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी सही बात है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी सही बात है। और हमें बताना है कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये कोई बात नहीं हुई मोटिवेशन के संबंध में, अभिप्रेरणा के संबंध में। तो यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अस्थायी अधिगम, अभ्यस्तता, अधिगम या फिर अभिप्रेरणा। ठीक है, देखिए यहां बताया जा रहा है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, ठीक है, यानी कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से आपके व्यवहार में जो एक स्थायी परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? अभ्यस्तता कहते हैं, यानी कि आदत कह देते हैं। यहां आदत हो जाएगा, ठीक है। जब आपके व्यवहार में कोई स्थायी चेंजेस आते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। क्लियर, यही बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए अध्यापक को, ये पूछा गया है। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। भाई बच्चे के ऊपर हमें दबाव कभी नहीं बनाना चाहिए। हमने सीडीपी जब से पढ़ना शुरू किया तब से ये बात देखी है, ठीक है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, बिल्कुल सही बात है, ये बात की जा सकती है अध्यापक के द्वारा। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, ये भी सही है। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार, ठीक है, ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन जो सही नहीं है वो दबाव से किसी बात के लिए बच्चे को तैयार करना या फिर राजी करना, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही बात है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यानी तीनों जो बातें कही जा रही हैं वो किसी न किसी हद तक सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही कथन बताना है तो इनमें से सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करने लगता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था यानी किसमें? धर्म में, यौन संबंधों में, मानव शरीर में और विद्यालय में, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो 6 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है, यानी कि बच्चा इस टाइम पे स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट उसको आएगा वो किस में आएगा? स्कूल में आएगा, विद्यालय में आएगा, और इसी में वो रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन राइट नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश पर छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? यानी कि मानव का जो मस्तिष्क है वो बर्फ की चट्टान के समान है और उसमें 3 लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ठीक है। गुण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत या फिर प्रकार सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें क्या किया जाता है कि मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है और तब जाकर ये बताया गया कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो एक बर्फ की तरह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं और जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, विस्थापन या फिर उदात्तीकरण, ठीक है। आपको बताना है कि बच्चे जब गुस्सा होते हैं तो खेलने के लिए चल जाते हैं और जब तक कि वो पहले से बेटर फील नहीं करते उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र हमें प्रतिलक्षित होता है, यानी कि दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन बच्चे में देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट देखने को बच्चे में हमको मिलता है जब बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे गुस्सा होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। ठीक है, बिल्कुल, समायोजन का यही मतलब होता है कि आप विभिन्न परिस्थितियों में कैसे खुद को अनुकूल करके रख पाते हैं। ठीक है, ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको, दूसरों को, उद्देश्यों को, प्रेरकों को या फिर आवश्यकताओं को। ठीक है, तो देखिए समायोजन जब आप करते हैं तो आप किसको संतुष्ट करते हैं, अपने नीड्स को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, आप अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या फिर स्वलीनता। ठीक है, तो ऑटिज्म जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वलीनता आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन रीट एग्जाम 2011 में पूछा गया था, और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको 2021 में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, इनमें से कोई नहीं। निःशक्त बालकों जो चल नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, जो लिख नहीं पाते, जो पढ़ नहीं पाते, या फिर जो निम्न श्रेणी से आते हैं, ठीक है, उनके बारे में कहाँ शिक्षा दी जा सकती है? तो आपने हमेशा पढ़ा है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। इसी को यहाँ समावेशित शिक्षा के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा गया है, ये कहा गया है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। बिल्कुल, जब 25 से 70 बुद्धि लब्धि होती है तो मानसिक मंदता हो जाती है। ठीक है, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। मानसिक मंदता होती ही यही है कि आप दैनिक जीवन में काम को नहीं कर पाएंगे और धीमी गति से सीख पाएंगे। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, बिल्कुल सही है। अंतरवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। देखिए अंतरवैयक्तिक संबंध अगर आपके कमजोर हैं तो ये मानसिक मंदता की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से है? ये वातावरण और आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। ठीक है, कि आप कितने अच्छे से अपने संबंधों को बना पाएंगे। क्लियर? तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। जैसा विद्यालय यानी कि स्कूल का एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, मानसिक विकास भी बच्चे का वैसा ही होगा। इसलिए अध्यापक की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक वातावरण होना चाहिए बच्चों के लिए, ऐसा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? कहते हैं ना कि कमजोर वर्ग का बच्चा है, तो इसका मतलब क्या है? कमजोर वर्ग बच्चा किसे कहते हैं? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ठीक है, देखिए वंचित यानी कि कमजोर वर्ग के बालक कौन से होते हैं? जो सरकार ने एक सीमा, एक निर्धारित न्यूनतम सीमा वार्षिक आय की निर्धारित करी है, उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आप कमजोर वर्ग के बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, यानी सरकार ने जो एक नियम तय किया है, अगर आपके जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे अगर आप आएंगे तो आप कमजोर वर्ग के बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? यानी जब बच्चों की संख्या कक्षा 1 से 5 तक 200 हो गई है, तो विद्यार्थी और बच्चों का जो विद्यार्थी और टीचर का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 30, 45, 40 या फिर 50। ठीक है, तो अगर 200 से अधिक बच्चे हो जाएंगे तो उसमें विद्यार्थियों और
अध्यापकों का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, 200 पे 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसमें से जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य ये नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, दोनों सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षण अन्वेषण है, ये गलत है। ठीक है, हमें सत्य नहीं बताना है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। शिक्षण अन्वेषण नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है किसको? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, या फिर बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। देखिए, एनसीएफ 2005 में अगर किसी को गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है तो वो क्या है? बालकों के संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम के सुधार को। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, एनसीएफ 2005 ने जो शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे उसमें क्या सुझाया गया था कि कक्षा 10 की जो परीक्षा हो वो कैसी हो? ऐच्छिक हो। ठीक है, इसी बात को सुझाया गया था एनसीएफ 2005 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ठीक है, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि परीक्षाओं को जो दबाव है, जो एग्जाम का दबाव है, उसको कम करने के लिए क्या करना है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करना है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यानी इवैल्यूएशन जो हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये किया जाता है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाई है, कब पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है, कौन सा इसमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है आपको ये बताना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा पर बच्चों को तैयार कर पाया है, ये आपको देखना है किसमें? मूल्यांकन के उद्देश्य में। ठीक है, मूल्यांकन के उद्देश्य में यही एक मेन पॉइंट है कि इसमें से क्या करना है? उत्पादक जीवन जीने के लिए किस सीमा, शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जाता है? ठीक है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, प्रदर्शन को, वीडियो अनुरूप को, या फिर इनमें से सभी को। प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए कि कौन सा बेहतर माना जाता है? तो देखिए, बच्चों के लिए सबसे बेहतर वही होगा जो बच्चे खुद करके सीखेंगे। ठीक है, यानी लर्निंग बाय डूइंग को यहाँ ज्यादा महत्व दिया गया है। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, जब कोई कार्य बच्चा खुद करके सीखता है, उसका अनुभव लेता है, तो वो सबसे बेहतर माना जा सकता है। ठीक है, तो ये थे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रीट एग्जाम में 2011 में लेवल 1 में सीडीपी से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। और देखिए, बाल विकास की अवस्थाओं से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप जो है वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।